Welcome to the another lecture of Mastercard Preparation. My name is Sahil Jain and I am your zoology teacher. बच्चे हमने आज इंजाइम के बारे में पढ़ना है. बायोमोलिक्यूल चैप्टर चल रहा है. बायोमोलिक्यूल के अंदर हमने इससे पहले बेसिक्स उसके कवर किए, फिर उसके बाद हमने कार्बोहाइड्रेट्स के बाद न्यूक्लिक एसिड, लिपिड, प्रोटीन, ये सब कवर कर लिए, राइट, इंक्लूडिंग अमीनो एसिड. आज हम एक चीज़ पढ़ेंगे, इंजाइम. ये वाला टॉपिक जो होता है ना, ये जो केमिस्ट्री के अंदर हम पढ़ते हैं, केमिस्ट्री के अंदर जो बायोमोलिक्यूल पढ़ते हैं उससे थोड़ा डिफरेंट आ जाता है, क्योंकि ये वाला पार्ट केमिस्ट्री में अच्छे से डील ही नहीं किया जाता. बेसिकली इंजाइम्स जो होती हैं वो फंक्शनल कैपेबिलिटी के ऊपर हम डिस्कस करेंगे कि जो फंक्शन है बायोमोलिक्यूल्स का उसमें इंजाइम्स का क्या रोल है. ठीक है, इंजाइम बेसिकली होता क्या है? इंजाइम एक बायोकेमिकल रिएक्शन को कैटालाइज करने वाला स्ट्रक्चर है. एक मॉलिक्यूल है, इट इज़ अ मॉलिक्यूल which catalyzes the biochemical reaction in a living cell. That's why it is called as biocatalyst, because it speeds up the reaction inside a biologically living organism. By nature, most of the enzymes are protein. But if there is a statement that all enzymes are protein, तो ये स्टेटमेंट क्या हो जाएगी? गलत. दिस स्टेटमेंट इज रॉन्ग. ये बात क्लियर है? ये स्टेटमेंट क्या है? गलत है. ये बात क्लियर क्यों? बिकॉज देयर इज प्रेजेंस ऑफ फ्यू एक्सेप्शंस लाइक राइबोजाइम, राइबोन्यूक्लियस, विच आर आरएनए बेस्ड. ये बात क्लियर है? राइबोजाइम और राइबोन्यूक्लियस आर एंजाइम्स बट दे आर आरएनए बेस्ड. दे ऑल्सो हैव कैटालिटिक प्रॉपर्टी बट दे आर आरएनए बेस्ड. ये बात क्लियर. अब ये एंजाइम बनता कैसे? प्रोटीन से जनरली बनता है. तो प्रोटीन का आपको पता है प्राइमरी स्ट्रक्चर होता है चेन लाइक विद एन एंड सी टर्मिनल. ये जो स्ट्रक्चर है ये सेकेंडरी स्ट्रक्चर बनाता है, अल्फा हेलिकल या बीटा प्लेटेड शीट, विच फॉर्म्स अ टर्शरी स्ट्रक्चर विच इज अ वुलन बॉल लाइक स्ट्रक्चर. इन दिस वुलन बॉल देयर इज फॉर्मेशन ऑफ साइड्स विच आर कॉल्ड पॉकेट्स. देयर आर साइड्स विच आर कॉल्ड पॉकेट. ये जो पॉकेट होती है, इस पॉकेट के अंदर बाइंड करता है सबस्ट्रेट, और सबस्ट्रेट इस पॉकेट के अंदर बाइंड करके क्या करता है? रिएक्शन. ये बात क्लियर है? कई बार ये टर्शरी स्ट्रक्चर पे नहीं, ये क्वाटरनरी स्ट्रक्चर पे भी बना हो सकता है. तो याद रखना, टर्शरी एंड क्वाटरनरी बोथ आर फंक्शनल स्ट्रक्चर्स फॉर एन एंजाइम. बेसिकली फंक्शनल स्ट्रक्चर स्टार्ट कहां से होते हैं? फ्रॉम द टर्शरी स्ट्रक्चर. ये बात क्लियर है? सबस्ट्रेट बाइंड्स टू द एक्टिव साइड विच इज कॉल्ड एज पॉकेट. ठीक है, एग्जाम्पल, मान लो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर को बाइंड करवा के बनाना है बाइकार्बोनेट आयन, यानी कि H2CO3 विच फॉर्म बाइकार्बोनेट आयन एंड हाइड्रोजन पॉजिटिव. ये क्या होता है आगे चल के समझेंगे. बेसिकली याद रखो, रिएक्शन क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, दोनों कंबाइन करेंगे, एक कार्बोनिक एसिड जो है हमारे पास यहाँ पर बनकर आएगा. ये जो कार्बोनिक एसिड बनता है, इसको एक एंजाइम की रिक्वायरमेंट होती है जिसको हम बोलते हैं कार्बोनिक एनहाइड्रेज. क्या बोलते हैं? कार्बोनिक एनहाइड्रेज. अच्छा, अगर हम कार्बोनिक एनहाइड्रेज ना यूज करें तब भी कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर कंबाइन हो सकते हैं, पर तब वो कंबाइन होकर सिर्फ बनाएंगे 200 मॉलिक्यूल्स पर आवर. बट अगर हम इसके अंदर कार्बोनिक एनहाइड्रेज एंजाइम डाल दें तो कार्बोनिक एनहाइड्रेज जो एंजाइम है वो यहां पर बना देगा 6 लाख मॉलिक्यूल एक ही सेकंड में. कितने मॉलिक्यूल बना देगा? अराउंड 6 लाख मॉलिक्यूल बना देगा एक ही सेकंड में. जो ये नंबर ऑफ प्रोडक्ट कन्वर्ट कर रहा है पर यूनिट टाइम, इसी को हम बोलते हैं टर्नओवर नंबर. एक इंपॉर्टेंट टर्म है, क्वेश्चन में भी आ सकती है. ठीक है, टर्नओवर नंबर पे क्वेश्चन आ सकता है. क्वेश्चन अलर्ट है ये हमारा. टर्नओवर नंबर क्या होता है? तो टर्नओवर नंबर इज द मैक्सिमम नंबर ऑफ मॉलिक्यूल ऑफ सबस्ट्रेट कन्वर्टेड टू प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. सो इट इज बेसिकली मैक्सिमम नंबर ऑफ कन्वर्जन्स टेकिंग प्लेस ऑफ सबस्ट्रेट इनटू द प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम. बात क्लियर है? तो यहां पर टर्नओवर नंबर क्या है? 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकेंड. ये बात क्लियर. अब कैटालिस्ट जो होते हैं ना बच्चे, वो दो टाइप के होते हैं. एक होते हैं ऑर्गेनिक कैटालिस्ट, जिसको हम क्या बोल रहे हैं यहां पर? एंजाइम. और एक कैटालिस्ट हमारे पास इनऑर्गेनिक टाइप के भी होते हैं, जैसे कि मेटल आयंस या आयंस. ठीक है, इन दोनों में फर्क क्या होता है? तो बच्चे याद रखना कि जो कैटालिस्ट होते हैं, जो ऑर्गेनिक कैटालिस्ट होते हैं, दे आर जनरली फाउंड इन लिविंग सेल्स ओनली. दे आर नॉट फाउंड इन दी outside the body. They are not found in the nature as such in non living forms. They are found in living forms. But हम इनको सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब के अंदर. ठीक है, ऐसा नहीं है, ये है तो ये प्रोटीन ही, सिंथेसाइज कर सकते हैं लैब के अंदर. और जो लिविंग बॉडी के अंदर भी, लिविंग सेल के अंदर भी ये एंजाइम मिल रहा है, अगर हम उसको सेल से बाहर निकाल कर यूज करना चाहें तब भी हम इसको यूज कर सकते हैं.
ठीक है, तो ऐसा नहीं है कि लिविंग सेल के अंदर ही काम करेगा, काम कहीं पे भी कर सकता है, पर मिलते कहाँ है, लिविंग सेल के अंदर। दूसरी तरफ जो होते हैं इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, दे आर फाउंड इन नॉन लिविंग थिंग्स, दे आर नॉट फाउंड इन लिविंग थिंग्स, वहां पर ये रिएक्शन करते हुए जनरली नहीं मिलते। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो होते हैं दे आर स्पेसिफिसिटी टू सबस्ट्रेट एंड एनवायरनमेंट, ये इसकी की प्रॉपर्टी है कि इसका मतलब क्या है कि जो एक एंजाइम होता है वो एक ही टाइप की रिएक्शन को करवाएगा। मान लो कोई एंजाइम है जैसे कार्बोनिक एनहाइड्रेज हमने पढ़ा, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर का ही रिएक्शन करवाएगा, नाइट्रोजन और वाटर का या नाइट्रोजन और ऑक्सीजन का बाइंडिंग नहीं करवा देगा। क्यों? क्योंकि वो सबस्ट्रेट के लिए, एक इन्वायरमेंट के लिए क्या है, स्पेसिफिक, एक जगह भी काम करवा पा रहा है। जनरली अगर हम देखें इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट, तो ये रिएक्टिव होते हैं, ये नॉन स्पेसिफिक होते हैं। यानी जिंक का आयन मान लो Zn2 पॉजिटिव, तो अगर वहां पर उसको कोई भी इलेक्ट्रॉन डोनेट कर रहा होगा तो वो एक्सेप्ट करने के लिए तैयार बैठा है। तो ऐसी कंडीशन में वो एक रिएक्टिव आयन है। अब वो रिएक्टिव आयन कहाँ पे रिएक्ट कर जाए ये कोई भी गारंटी नहीं हो सकती। जहां उसकी रिएक्शन हो रही होगी वहां वो रिएक्शन करेगा, इसलिए कैसा है, नॉन स्पेसिफिक। ये कैसा है, नॉन स्पेसिफिक। ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो डैमेज हो जाते हैं कहां पर, हाई टेम्परेचर पे। जहां पर हाई टेम्परेचर आएगा वहां पर ये क्या हो जाते हैं, डैमेज। जबकि इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है वो एफिशिएंटली वर्क करते हैं एट अ हाई टेम्परेचर। हाई टेम्परेचर पे क्या करते हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे से काम करते हैं। एफिशिएंसी अगर हम बच्चे बात करें इन द रिएक्शन ऑफ एन ऑर्गेनिक कैटलिस्ट इज वेरी मच हाई, वेयर एज द एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन इन द इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट इज वेरी मच लो। ठीक है, यहां पर याद रखने वाली बात क्या है कि एफिशिएंसी ऑफ एन इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट कुड इंक्रीज इन दी हाई टेम्परेचर। जो हमने ऑलरेडी ऊपर बात डिस्कस की है यही वाला, कि हाई टेम्परेचर अगर हम दे देंगे तो इनऑर्गेनिक कैटलिस्ट की एफिशिएंसी भी क्या हो जाती है, इंक्रीज। ठीक है, अच्छा एक चीज़ याद रखनी है, जनरली हमने देखा ऑर्गेनिक कैटलिस्ट जो है हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहे हैं, डैमेज। जनरली अगर हम देखें तो हाई टेम्परेचर पे क्या हो रहे हैं, ये डैमेज। बट इस चीज़ की भी एक एक्सेप्शन, इस चीज़ की भी एक एक्सेप्शन हमारे पास यहाँ पर प्रेजेंट है। इस चीज़ की जो एक्सेप्शन हमारे पास प्रेजेंट है वो एक्सेप्शन क्या है, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। क्या होते हैं ये थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म? बच्चे कुछ ऑर्गेनिज्म जो है, स्टूडेंट्स सभी ने ध्यान से सुनना है, कुछ ऑर्गेनिज्म जो होते हैं वो हाई टेम्परेचर पे रह सकते हैं। ऐसे कुछ बैक्टीरिया हमारे पास हैं, ऐसे कुछ लिविंग ऑर्गेनिज्म हमारे पास हैं जो बहुत हाई टेम्परेचर पर भी सर्वाइव कर रहे हैं। 100 डिग्री सेल्सियस, 99 डिग्री, 98 डिग्री सेल्सियस, इससे ऊपर जो है वो बहुत अच्छे से सर्वाइव कर पा रहे हैं। ठीक है, बहुत ज़्यादा हाई टेम्परेचर पे सर्वाइव कर रहे हैं। जो ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं जो इतने ज़्यादा टेम्परेचर पे सर्वाइव करते हैं उनको हम बोलते हैं थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। क्या बोलते हैं, थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म। ये जो थर्मोफिलिक ऑर्गेनिज्म है, दीज आर दी ऑर्गेनिज्म विच लिव एट हाई टेम्परेचर। एंजाइम जो इन ऑर्गेनिज्म के अंदर होंगे, क्या वो इनएक्टिव होंगे या डीनेचुरेटेड होंगे? नहीं, डीनेचुरेशन का मतलब प्रोटीन से बनता है एंजाइम, और प्रोटीन आपको पता है हाई टेम्परेचर पे टूट जाती है, जिसको बोलते हैं डीनेचुरेशन। पर जो एंजाइम हाई टेम्परेचर वाले ऑर्गेनिजम्स के अंदर है वहां पर ये कैटालिटिकली एक्टिव रहते हैं, इसीलिए ऐसे एंजाइम्स क्या हैं, एक्सेप्शन। इन एंजाइम्स के अंदर जो प्रॉपर्टी है उसको हम बोलते हैं थर्मल स्टेबिलिटी। थर्मल स्टेबिलिटी मतलब ऐसे एंजाइम जो हाई टेम्परेचर पर भी क्या रहे, स्टेबल। इस एंजाइम की एक बहुत इंपॉर्टेंट एग्जांपल हमारे पास आती है जो आगे चलकर हम इस लेक्चर में भी दोबारा डील करेंगे, विच इज टैक पॉलीमरेज। ये क्यों इंपॉर्टेंट है ये हम बायोटेक के अंदर समझेंगे, अभी यहाँ पे याद रखना है टैक पॉलीमरेज इज वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर दिस कंसेप्ट। ठीक है, अब हम केमिकल रिएक्शन समझते हैं। केमिकल रिएक्शन के अंदर अगर हम बच्चे बात करें तो फिजिकल और केमिकल दोनों टाइप के रिएक्शंस आते हैं। केमिकल रिएक्शंस का मतलब है रिएक्शन से। फिजिकल रिएक्शंस होती हैं जहां पर स्टेट चेंज होती है, जैसे आइस का वाटर बनना, वाटर का इवेपोरेट होना, ये सब फिजिकल चेंजेस हैं। केमिकल रिएक्शन होते हैं जहां बॉन्ड ब्रेक होते हैं या बॉन्ड बनते हैं। बॉन्ड ब्रेक होना या बॉन्ड टूटना या बनना, ये सारा क्या है, केमिकल रिएक्शन। केमिकल रिएक्शन ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। केमिकल रिएक्शन जो है ऑर्गेनिक और इनऑर्गेनिक दोनों हो सकते हैं। ऑर्गेनिक केमिकल रिएक्शन है जैसे ग्लूकोज, और ये ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन की हेल्प से कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाता है। ग्लूकोज जो है ऑक्सीजन के साथ मिलकर ब्रेक करेगा और ब्रेक करके कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर बनाएगा और बनाएगा बहुत सारी एनर्जी, जिस रिएक्शन को हम क्या बोलते हैं, रेस्पिरेटरी रिएक्शन, एरोबिक रेस्पिरेशन, राइट। इनऑर्गेनिक क्या हो सकती है, जैसे बेरियम हाइड्रोक्साइड है, सल्फ्यूरिक एसिड के साथ रिएक्ट किया, बेरियम सल्फेट बना और वाटर बना। अब ये कार्बन एंड हाइड्रोजन के साथ नहीं खेल रहा, तो ये कैसा हो गया हमारा, इनऑर्गेनिक रिएक्शन। कैसा हो गया हमारा ये, इनऑर्गेनिक रिएक्शन। ये बात क्लियर है? अब यहां तक आई होप सभी को क्लियर होगा।
अगर हम बच्चे बात करें तो यहाँ पर एक चीज़ याद रखनी है कि जो एक इन्वायरमेंट होता है वो भी रिएक्शन का पाथवे रिजल्ट जो है उसको बदल सकता है। कैसे? ग्लूकोज था, ग्लूकोज की ग्लाइकोलाइसिस से पायरुविक एसिड के 2 मॉलिक्यूल बनते हैं, ठीक है। पायरुविक एसिड अगर एरोबिक कंडीशन में पड़ा हो, यानी जहां ऑक्सीजन प्रेजेंट हो, तो ये एसिटाइल कोएंजाइम ए में बनता है और ये कन्वर्ट होकर लास्ट में क्या बन जाता है? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर। बट अगर इसको ऑक्सीजन ना मिले तो ईस्ट के अंदर इसकी फर्मेंटेशन से बनता है इथेनॉल प्लस कार्बन डाइऑक्साइड, और मसल के अंदर ये बनाता है लैक्टिक एसिड, ठीक है। तो ये पाथवे ऑफ रिएक्शन जो है इट इज डिपेंडेंट ऑन द इन्वायरमेंट ऑल्सो। ये बात आपको याद रखनी है, बायोलॉजी के अंदर ये चीज़ इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब हमने बच्चे ये पहली जो चीज़ हमने स्टार्टिंग में समझी थी ना कि एंजाइम जो होता है वो 6 लाख मॉलिक्यूल्स पर सेकंड कन्वर्ट कर रहा था, जबकि हमारा एंजाइम के बिना ये रिएक्शन सिर्फ 200 मॉलिक्यूल बना पा रहा था, और वो भी 1 घंटे में। तो जो इतना बड़ा ड्रास्टिक चेंज है, ये ड्रास्टिक चेंज क्यों है, अब हम इसको डील करते हैं, तो ध्यान से समझना। हाउ एंजाइम ब्रिंग अबाउट हाई रेट ऑफ केमिकल रिएक्शन, इतना ज्यादा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे करते हैं? तो बच्चे इसका सिंपल आंसर है, ये जो एंजाइम्स होते हैं दे डिक्रीज द एक्टिवेशन एनर्जी। क्या करते हैं? ये एक्टिवेशन एनर्जी को डिक्रीज करते हैं। सबसे पहले समझेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, ठीक है। सबसे पहले तो हम यही समझेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी होती क्या है, फिर आगे डील करेंगे। सबसे पहले ध्यान से समझना, अगर हम बात करें तो एक चीज होती है जिसको हम बोलते हैं एक्टिवेशन एनर्जी, ठीक है। ये जो एक्टिवेशन एनर्जी होती है बच्चे, इसका बेसिक मतलब क्या होता है? द एनर्जी विच इज मस्ट फॉर मेकिंग अ केमिकल रिएक्शन फिजिबल, ठीक है। या हम क्या बोल सकते हैं? द इनिशियल एनर्जी रिक्वायर्ड बाय substrates to achieve intermediate unstable transient state so that they could form products। तो ये डेफिनेशन है। अब इस डेफिनेशन को समझेंगे। मान लो हमारे पास एक सबस्ट्रेट है विच इज ए। अब अगर मैं इसको कुछ एनर्जी नहीं दूंगा तो ये स्टेबल पड़ा है, इसको कुछ नहीं होगा। लेकिन अगर मैंने इसको एनर्जी दी, मान लेते हैं एनर्जी दी, तो एनर्जी देते ही हम क्या देखेंगे कि इसके अंदर कुछ चेंजेस आने स्टार्ट हो जाएंगे, ए के अंदर कुछ चेंजेस आने स्टार्ट होगी। अब ये ट्रांजिएंट है, शॉर्ट टर्म है, यानी अनस्टेबल स्ट्रक्चर है, और इसकी अगर स्टेबिलिटी देखें तो अनस्टेबल है, और इंटरमीडिएट है, ट्रांजिएंट है, ठीक है। अब इस एनर्जी की वजह से जो ये चेंजेस आ रहे हैं, ये फाइनली रिजल्ट क्या करेंगे? हो सकता है इनके बीच में बॉन्ड तोड़ दे और ए से ए डैश और बी डैश बन जाए, ठीक है। स्टार्टिंग में एक पूरा कंपाउंड था, उसको हमने हीट प्रोवाइड की, हीट प्रोवाइड करते ही उसकी जो स्टेबल बॉन्ड्स थे उनमें एनर्जी राइज होने के कारण स्टेबिलिटी लूज होनी स्टार्ट हुई, उसकी वजह से एक अनस्टेबल स्ट्रक्चर बना। अब उस अनस्टेबल स्ट्रक्चर की वजह से हो सकता है बॉन्ड टूट जाए, बॉन्ड टूटते ही ए डैश और बी डैश, 2 अलग अलग प्रोडक्ट, नई चीज़ें हमें देखने को मिल गई, और हमारा सबस्ट्रेट जो है, जो इनिशियल सब्सटेंस था जो रिएक्शन में जा रहा था, विच गोज इनटू रिएक्शन, उसको हम क्या बोलते हैं? सबस्ट्रेट, ठीक है। वो कन्वर्ट हो गया इनटू प्रोडक्ट। और बच्चे प्रोडक्ट क्या होता है? प्रोडक्ट इज व्हाट कम्स आउट ऑफ रिएक्शन। तो जो रिएक्शन से बाहर आ रहा है उसको हम क्या बोल रहे हैं? प्रोडक्ट, और जो रिएक्शन में जा रहा है उसको क्या बोल रहे हैं? सबस्ट्रेट। तो ये सबस्ट्रेट जो है ट्रांजिट करते हुए प्रोडक्ट में चेंज हुआ। तो ये जो है हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है, ये अब हमारी एक्टिवेशन एनर्जी है। ये सभी इसको समझ में आ गई होगी आई होप। अब इनिशियली हम क्या देखते हैं कि जो सबस्ट्रेट होते हैं ना, उनको एक एक्टिवेशन एनर्जी बहुत ज़्यादा चाहिए होती है। तो यहाँ पर ये ग्राफ देखो ध्यान से, मान लो कोई सबस्ट्रेट इस पॉइंट पे बैठा है और प्रोडक्ट बनने के लिए उसको एनर्जी में इस पॉइंट पे आना पड़ेगा।
तो यहां पर सबस्ट्रेट को जो हमने एनर्जी प्रोवाइड की, ये रेड कलर वाली, ये वाली हमारी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। ये वाली हमारी क्या है, एक्टिवेशन एनर्जी। बट ये क्या है, विदाउट इंजाइम। ये क्या है, विदाउट इंजाइम। बिना इंजाइम के जो एक्टिवेशन एनर्जी है वो ज्यादा यूज हो रही है। पर जैसे ही हमने इंजाइम को यूज किया, इंजाइम को यूज करते ही एक्टिवेशन एनर्जी क्या देख पा रहे हो, कम होगी। ठीक है, तो अगर आपको एनर्जी कम यूज करनी पड़ रही है तो आप कम एनर्जी के अंदर ही वो काम करवा लोगे जो पहले ज्यादा एनर्जी में हो रहा था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि अगर पहले वो काम ज्यादा देर में हो रहा था तो बाद में वो काम कम देर में होगा। इसीलिए हम क्या देख पा रहे थे कि पहले कार्बोनिक एनहाइड्रेस जो था उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या था, 200 मॉलिक्यूल पर आर, पर बाद में ये रिएक्शन का रेट क्या हो गया, 6 लाख मॉलिक्यूल पर सेकेंड। क्यों, क्योंकि एक्टिवेशन एनर्जी इतनी कम हो गई कि रिएक्शन बहुत जल्दी जल्दी प्रोसीड किया। ठीक है, अब ये समझेंगे कि एक्टिवेशन एनर्जी जो है इतना डिफरेंस देती क्यों है। उससे पहले एक चीज समझो, इस ग्राफ की इंपॉर्टेंस क्या है। इस ग्राफ के अंदर 3-4 चीजें हो रही हैं। पहले सबस्ट्रेट और एंजाइम था, दूसरे वाले केस में जहां पर एंजाइम यूज हो रहा है, फिर एंजाइम और सबस्ट्रेट का एक ट्रांजिएंट स्टेट बना, और फिर एंजाइम और प्रोडक्ट बना। यहां पर सबस्ट्रेट प्लस एंजाइम है, यहां एंजाइम, देखो यहां पे है एंजाइम सबस्ट्रेट, यहां पर है एंजाइम प्लस सबस्ट्रेट, एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स है यहां पर, और यहां पर है एंजाइम प्लस प्रोडक्ट। यही है, ये तो है हमारा विद एंजाइम। विदाउट एंजाइम में क्या होगा, सबस्ट्रेट विल फॉर्म सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स, ठीक है, एंड देन इट विल फॉर्म प्रोडक्ट। तो बेसिकली जो ऊपर वाला जा रहा है ग्राफ, उसके अंदर हम क्या देखेंगे कि इस पॉइंट के ऊपर, ट्रांजिशन स्टेट के इस पॉइंट के ऊपर, यहां पर होगा हमारा सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स। अभी तक वैसे कोई डायग्राम वाले क्वेश्चन ज्यादा आते नहीं है इस एग्जाम में, मास्टर कैडर वाले में, बट अगर आ जाए तो आपको ये याद रखना होगा कि सबस्ट्रेट प्रोडक्ट कॉम्प्लेक्स कहाँ मार्क करना है। ठीक है, आई होप सभी को ये बात क्लियर है। तो यहां ध्यान से देखो, एंजाइम का मेजर रोल क्या है, एंजाइम का मेजर रोल है जो एक्टिवेशन एनर्जी है उसको लोअर करना, जिसकी वजह से क्या हो, इंक्रीज हो जाए क्या, एफिशिएंसी ऑफ ए रिएक्शन। रिएक्शन की जो एफिशिएंसी है वो क्या हो जाए, इंक्रीज। आई होप सभी को ये बात क्लियर है। अब हम समझेंगे कि हाउ डज एंजाइम ब्रिंग दिस रिएक्शन, जो ये रिएक्शन हो रही है इसके रेट को या एक्टिवेशन एनर्जी को कम कैसे करते हैं। अब रिएक्शन करने के लिए बच्चे क्या चाहिए होता है कि ध्यान से समझना। मान लो ये सबस्ट्रेट ए है, मान लो ये सबस्ट्रेट बी है, तो रिएक्शन करते वक्त हम इन दोनों को मिक्स करेंगे। मिक्स करते हुए ए और बी को मान लो इस तरह से बाइंड करना है, तब रिएक्शन होगा। पर क्या ये पॉसिबल है कि ऐसे ही बाइंड करे, हो सकता है ए और बी बाइंड करते हुए इस तरह बाइंड कर जाएं, राइट, हो सकता है ये इस तरह भी बाइंड कर जाएं, राइट, हो सकता है ये इस तरह भी बाइंड कर जाएं, राइट। तो क्या रिएक्शन होगा, नहीं, रिएक्शन होगा जब ये कॉर्नर पे इस तरह से टच करेगा। ठीक है, तो यहां पर जितना ज्यादा ये इस तरह से टच करेगा उतना ज्यादा रिएक्शन जो है वो पॉसिबल होगा। अब एंजाइम क्या करता है, एंजाइम बेसिकली ऐसी पॉकेट्स बनाता है, एंजाइम बेसिकली ऐसी पॉकेट्स बनाता है पहले जहां पर सबस्ट्रेट्स क्या है एक दूसरे के पास आए। सबस्ट्रेट वरना रैंडमली घूम रहे थे, लेकिन जैसे एंजाइम आया दोनों को पास ले आया एक दूसरे के, जिसकी वजह से रिएक्शन थोड़ी ज्यादा हो। दूसरा, सही ओरिएंटेशन में एंजाइम, और जो एंजाइम है वो सबस्ट्रेट्स के जो पोजीशनिंग है उसको भी सुधारता है। जो भी मैंने बताया कि पहले पोजीशनिंग रैंडमली टच कर रही होगी, पर जब सब एंजाइम आएगा तो एंजाइम इंश्योर करेगा कि ये वाली पोजीशनिंग जो रिएक्शन के लिए जरूरी है वही पोजीशनिंग हो। जो आप देख पा रहे हो यहां पर कि ये दोनों शेप्स थी, इन शेप्स को ओरिएंट कर दिया जैसे ये पोजीशन में रिएक्शन कर पाए। तीसरा, एंजाइम के पास बहुत सारी फोर्सेज हैं, क्योंकि एंजाइम अलग अलग अमीनो एसिड का बना हुआ एक प्रोटीन स्ट्रक्चर है। ये जो अपनी फोर्सेज है, जहां पॉजिटिव चार्ज की फोर्स है, नेगेटिव चार्ज की फोर्स है ना, अलग अलग टाइप की इंटरेक्शंस हैं, इनकी हेल्प से जो सबस्ट्रेट है वो अपने पुराने बॉन्ड तोड़ता है और नए बॉन्ड बनाता है। इसको हम बोलते हैं बाय यूजिंग कैटालिटिक साइट एंड इफेक्टिंग दिस सबस्ट्रेट, बॉन्ड ब्रेकिंग करवाता है, जिसकी वजह से क्या हो, बॉन्ड ब्रेक हो, और या फिर न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन हो। न्यू बॉन्ड फॉर्मेशन भी हो सकती है और बॉन्ड ब्रेकिंग भी हो सकती है। ये बात क्लियर है, आई होप सभी को ये समझ में आया होगा। तो एक्टिवेशन एनर्जी हमें पहले बिना एंजाइम के क्यों ज्यादा चाहिए, क्योंकि ये तब ये सारे काम सिर्फ एनर्जी से होगा। एनर्जी से क्या होगा कि सबस्ट्रेट्स जो हैं वो घूमते रहेंगे और टकराते रहेंगे, और अगर वो सही पोजीशन में टकराए, सही एंगल पे टकराए तो रिएक्शन हो जाएगा।
ठीक है, तो एक्टिवेशन एनर्जी ज़्यादा चाहिए, ज़्यादा से ज़्यादा टकराव हो, जितने ज़्यादा कोलिजन होंगे उतना ज़्यादा चांसेस हैं वहां पर रिएक्शन के। पर अगर एंजाइम है तो थोड़ी सी एनर्जी में ही ये काम हो सकता है। क्यों? क्योंकि एंजाइम ने एक सबस्ट्रेट को पकड़ा सही पोजीशन में, दूसरे सबस्ट्रेट को पकड़ा सही पोजीशन में, और दोनों की क्या करवा दी? रिएक्शन। तो इसी वजह से एंजाइम जो है उसकी एक्टिवेशन एनर्जी क्या होती है? लो। एक्टिवेशन एनर्जी लो होने के 3 कारण है, प्रोक्सिमिटी इंक्रीज करना, ओरिएंटेशन इंक्रीज करना, और तीसरा कैटालिटिक एक्टिविटी को अपनी यूज करना। ये बात क्लियर है? अब ये एक्टिवेशन एनर्जी जो है बच्चे, ये ग्राफ आपने देखा। अब इस ग्राफ में एक चीज देख पा रहे हो, यहां पर सबस्ट्रेट और प्रोडक्ट इन दोनों के बीच में एनर्जी का गैप है। ठीक है, ये एनर्जी का गैप मतलब सबस्ट्रेट की एनर्जी थोड़ी ज्यादा थी, प्रोडक्ट की एनर्जी कम थी। तो यहां पर आप सोच सकते हो कि प्रोडक्ट बनने के बाद कुछ एनर्जी रिलीज हुई है, राइट? और जिस रिएक्शन में एनर्जी रिलीज हो उस रिएक्शन को हम बोलते हैं एक्सोथर्मिक रिएक्शन। कौन सी रिएक्शन बोलते हैं? एक्सोथर्मिक रिएक्शन। दिस इज द रिएक्शन इन विच एनर्जी इज रिलीज्ड, यानी सबस्ट्रेट की एनर्जी प्रोडक्ट की एनर्जी से ज्यादा है। लेकिन अगर ये ग्राफ उल्टा बना दें, जैसे यहां पर देखो ध्यान से, जिसमें हम क्या कर दें, यहां पर सबस्ट्रेट, यहां पर प्रोडक्ट, और रिएक्शन में क्या हो, सबस्ट्रेट से प्रोडक्ट जाए। ठीक है, तो यहां पर आप ध्यान से देखोगे तो सबस्ट्रेट यहां पर है, प्रोडक्ट यहां पर है। ये एनर्जी क्या हो रही है? एनर्जी इज कंज्यूम्ड। और जब एनर्जी कंज्यूम होती है इसको हम बोल देते हैं एंडोथर्मिक रिएक्शन। क्या बोल देते हैं? एंडोथर्मिक रिएक्शन, जिसमें क्या हो, प्रोडक्ट की एनर्जी सबस्ट्रेट की एनर्जी से ज्यादा हो। तो ये ग्राफ दोनों टाइप में बन सकता है। हमने यहां पर एक्सोथर्मिक रिएक्शन का ही ग्राफ देखा हुआ, जनरली यही बना हुआ आता है, पर याद रखना ये उल्टा भी बन सकता है इस तरह से। ठीक है, यहां पर एक्टिवेशन एनर्जी अगर आप देखोगे तो ये है आपकी एक्टिवेशन एनर्जी। ठीक है, आई होप सभी को क्लियर है। तो ये डेफिनेशन भी देखो, एक्टिवेशन एनर्जी इज द एनर्जी रिक्वायर्ड फॉर सबस्ट्रेट टू अंडरगो केमिकल रिएक्शन। सिंपल सी डेफिनेशन है, आसान सी, ये आप याद कर सकते हो। बाकी मैंने इसकी थोड़ी और कॉम्प्लेक्स फॉर्म्स भी यहाँ पर ऑलरेडी मेंशन कर दिए हैं, आप ये भी पढ़ सकते हैं। ठीक है, दूसरा एक्सोथर्मिक रिएक्शन में क्या होता है, सबस्ट्रेट की एनर्जी ज़्यादा होती है, प्रोडक्ट की एनर्जी कम होती है, तो एनर्जी रिलीज होगी। एंडोथर्मिक में क्या, प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, सबस्ट्रेट की कम है, तो एनर्जी कंज्यूम होगी। इसके बाद हमारे पास टॉपिक आता है टाइप्स ऑफ एंजाइम। क्या टॉपिक आता है? टाइप्स ऑफ एंजाइम। बच्चे एंजाइम अगर सिर्फ प्रोटीन का बना हो तो उसको बोलते हैं सिंपल एंजाइम, बट अगर एंजाइम में प्रोटीन प्लस नॉन प्रोटीन पार्ट हो तब हम उसको बोलते हैं होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम। क्या बोलते हैं? या तो होलो एंजाइम या कॉन्जुगेटेड एंजाइम। ये होलो एंजाइम का प्रोटीन पार्ट का नाम होता है एपो एंजाइम, और नॉन प्रोटीन पार्ट का नाम होता है कोफैक्टर। ठीक है, ये जो कोफैक्टर है ऑर्गेनिक भी हो सकता है, इनऑर्गेनिक भी। अगर ये है इनऑर्गेनिक लूजली बाउंड तो ये होगा मेटालाइन, अगर ये है ऑर्गेनिक एंड टाइटली बाउंड तो ये होगा प्रोस्थेटिक ग्रुप, और अगर ये है ऑर्गेनिक पर लूजली बाउंड है तो ये होगा हमारे पास कोएंजाइम। बात क्लियर? बाय चांस कोई इनऑर्गेनिक मेटल भी, इनऑर्गेनिक स्ट्रक्चर भी टाइटली बाउंड हो तब भी हम उसके लिए क्या वर्ड यूज करेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। क्या यूज करेंगे? प्रोस्थेटिक ग्रुप। ठीक है, यहां पर याद रखना मेटल आयंस के ये सारे एग्जांपल यहां पर दिए हुए हैं, आप इनको पढ़ सकते हैं कि क्लोरीन किस में होता है, मैग्नीशियम किस में होता है, जिंक किस में होता है, आयरन किस में होता है, और कैल्शियम किस में होता है। ये चीज़ें बच्चे जो हैं ये याद करने वाली हैं, ये एनसीईआरटी बेस्ड चीज़ें हैं, इसमें एनसीईआरटी से ज़्यादा कुछ नहीं बताया गया, पर इनमें क्वेश्चन पूछा जाता है। आपको एनसीईआरटी बेस्ड एक तो क्लोरीन बिल्कुल याद रखना है, इंपॉर्टेंट है। क्लोरीन के अलावा जिंक बहुत इंपॉर्टेंट है जो आपको याद रखना है। ठीक है, ये दोनों तो छोड़ने ही नहीं है, बाकी चाहे कैल्शियम वगैरह ये छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं होगी। ठीक है, दूसरा प्रोस्थेटिक ग्रुप में याद रखना, प्रोस्थेटिक ग्रुप का एग्जांपल है हेम ग्रुप, जो परऑक्सीडेज और कैटालेज जैसे एंजाइम में प्रेजेंट होता है। ठीक है, विटामिन में आ जाता है नियासिन, जो NAD और NADP दो टाइप के कोएंजाइम बना रहा है। विटामिन नियासिन जो है दो कोएंजाइम बना रहा है, एक है NAD और NADP। NAD एंड NADP आर नॉट एंजाइम, दे आर पार्ट ऑफ एंजाइम, दे आर कोएंजाइम। ये बात क्लियर है? NAD और NADP किसी प्रोटीन पार्ट से मिलकर एक एंजाइम बनाएंगे। आई होप सभी को ये बात क्लियर हो। दे विल फॉर्म अ एपोएंजाइम बाय अटैचिंग विद सम काइंड ऑफ एपोएंजाइम। दे विल फॉर्म अ होलो एंजाइम बाय अटैचिंग विद द एपोएंजाइम। ये बात क्लियर है?
आई होप ये भी क्लियर होगा। इसके अलावा एक चीज होती है आइसोएंजाइम। आइसोएंजाइम होता है डिफरेंट स्ट्रक्चर सेम रिएक्शन। ठीक है, बेसिकली क्या होता है, डिफरेंट स्ट्रक्चर हो सेम रिएक्शन हो, इसको हम क्या बोल देते हैं, आइसोएंजाइम। ये होता क्यों है, क्योंकि इसके जो जीन होती हैं जिनसे ये कोड हो रहा है वो क्या होंगी, डिफरेंट, तो स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटीन भी क्या होगा, डिफरेंट। आपको एक चीज याद रखनी है, जीन वगैरह क्या होता है ये आप समझोगे धीरे धीरे। बेसिकली हमारे जो न्यूक्लियस होता है सेल के अंदर, उसमें डीएनए होता है और डीएनए के ऊपर होती है जीन। डीएनए बेसिकली जीन्स बनाता है। जो जीन होती है उसका काम होता है बॉडी के अंदर प्रोटीन या कोई भी चीज बनाना। ठीक है, अब हम हर सेल के अंदर देखेंगे तो जो जीन्स हैं वो लगभग सेम होती हैं एक ऑर्गेनिज्म में। बट अगर हम देखेंगे बॉडी के अलग अलग ऑर्गन्स में, तो किसी ऑर्गन में कोई जीन काम करती है, किसी ऑर्गन में कोई दूसरी जीन काम करती है, और अगर अलग अलग जीन काम करिए तो प्रोटीन भी अलग अलग बन रहा है। पर हो सकता है दो ऑर्गन में एक जैसा रिएक्शन हो। जैसे एग्जांपल है अमाइलेज। अमाइलेज एक एंजाइम होता है जो हमारा स्टार्च का ब्रेक डाउन करता है। ठीक है, अब ये सलाइवा में भी है, ये पेनक्रियाज में भी है। सलाइवा में ये एंजाइम अलग टाइप से बन रहा है, पेनक्रियाज में अलग टाइप से बन रहा है, पर दोनों काम क्या कर रहे हैं, सेम। तो डिफरेंट स्ट्रक्चर है पर फंक्शन क्या है, रिएक्शन क्या है, सेम। अमाइलेज की इस तरह से कितनी फॉर्म्स हैं, 16। लैक्टोज डिहाइड्रोजिनेज की कितनी फॉर्म है, 5। एल्कोहल डिहाइड्रोजिनेज की कितनी फॉर्म है, 4। क्रिएटिन काइनेज की कितनी फॉर्म है, 3। आपको ये बात याद रखनी है, इसमें किसी को कंफ्यूजन नहीं होना चाहिए। दूसरी चीज होती है प्रो एंजाइम। दूसरी चीज क्या होती है, प्रो एंजाइम, जिनको हम जाइमोजन क्या देते हैं, क्या कह देते हैं, जाइमोजन। ये बात क्लियर है। जाइमोजन के बारे में क्या याद रखना है कि ये इनएक्टिव फॉर्म ऑफ एंजाइम है। पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन जैसे इसके एग्जांपल्स आ जाते हैं। ठीक है, ये एक्टिव होते हैं ड्यू टू सम काइंड ऑफ कंडीशन। जैसे एग्जांपल है जो पेप्सिनोजन है, ये एक्टिवेट होता है व्हेन एवर देयर इज HCl, एसिडिक पीएच, और इससे बनता है पेप्सिन विच हेल्प्स इन डाइजेशन ऑफ प्रोटीन। राइट, तो ये इनएक्टिव होते हैं और एक्टिव होते हैं किसी पर्टिकुलर कंडीशन पे। ठीक है, दूसरा लोकलाइजेशन ऑफ एंजाइम। अगर एंजाइम सेल के अंदर मिल रहा है तो उसको एंडो एंजाइम मिलेंगे, अगर वो सेल के बाहर मिल रहा है तो एक्सो एंजाइम। जैसे माइटोकॉन्ड्रिया, राइबोसोम, गोल्जी बॉडीज के जो एंजाइम है वो क्या है, एंडो एंजाइम। और जो दूसरी तरफ सेल के बाहर जैसे डाइजेस्टिव सिस्टम के एंजाइम जो डाइजेस्टिव ट्रैक में है पर सेल के अंदर नहीं है, और बॉडी के अंदर तो है पर सेल के बाहर गए हैं, वो एंजाइम क्या है, एक्सो एंजाइम, लाइक पेप्सिनोजन, ट्रिप्सिनोजन, ये सारे। ठीक है, रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन आपको समझनी है। एंजाइम जो है वो अपनी कैटालिटिक एक्टिविटी जो है वो आफ्टर एक्सट्रैक्शन, सेल के बाहर आने के बाद भी जो है मेंटेन रखते हैं। इसीलिए जैसे रेनिन टैबलेट्स आती हैं बाजार में जिनमें रेनिन होता है जो काफ के स्टमक से लिया जाता है, और ये रेनिन जो होता है ये दूध को, जो प्रोटीन होती है उसकी, उसको जो है कोएगुलेट करने में, उसको इकट्ठा करने में हेल्प करता है, जिससे क्या बन जाए, चीज। तो चीज बनाने के लिए रेनिन टैबलेट यूज होती हैं जो कोएगुलेट कर देती है मिल्क की प्रोटीन्स को। ठीक है, इसी तरह से लॉन्ड्री में भी यूज होने वाले रियल वर्ल्ड एंजाइम होते हैं, वो हम इतना नहीं पढ़ेंगे डीप, इतना हमारे लिए काफी है। क्लियर। फिर आ जाता है एप्लीकेशन ऑफ एक्स्ट्रा सेलुलर एंजाइम में, जैसे लैक्टेज एक आ गया, डायरी डाइजेस्टिव सप्लीमेंट, ट्रिप्सिन आ गया, बेबी फूड, और प्रोटीज एंड माइलेज आ गया, लॉन्ड्री। ठीक है, ये सब बस डीप में नहीं पढ़ेंगे, इतना ही समझेंगे। मेन टॉपिक आता है मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन। मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन, जो एंजाइम है वो काम कैसे करते हैं, ये हमने मेन समझना है। ठीक है, तो मैकेनिज्म ऑफ एंजाइम एक्शन में ध्यान से समझना, दो थ्योरी आती है, एक आती है लॉक एंड की हाइपोथेसिस और दूसरी आती है इंड्यूस फिट थ्योरी। ठीक है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस जो है वो एमिल फिशर ने दी थी, और जो इंड्यूस फिट थ्योरी है वो कॉशलैंड ने दी थी। ठीक है, लॉक एंड की हाइपोथेसिस क्या कहती है, कहते हैं एंजाइम एक रिजिड स्ट्रक्चर होता है, एंजाइम एक फिक्स शेप का स्ट्रक्चर होता है, और उसके अंदर जो पॉकेट होती है वो एक ताले के अंदर बने हुए स्ट्रक्चर की तरह है, जिसमें जो सबस्ट्रेट है वो किसका काम करेगा, की का काम करेगा। तो इसने सबस्ट्रेट को क्या बताया, की, और एंजाइम को क्या बताया, लॉक। कहता है सबस्ट्रेट जो है एंजाइम के साथ लॉक एंड की तरह काम करता है, इसीलिए एंजाइम और सबस्ट्रेट जब बाइंड करते हैं तो रिएक्शन होकर प्रोडक्ट बन पाते हैं। ठीक है, इसीलिए सबस्ट्रेट जो है वो और एंजाइम एक दूसरे के लिए स्पेसिफिक हो जाते हैं कि ये सबस्ट्रेट इसी एंजाइम की हेल्प से रिएक्ट करता है। ठीक है, तो यहां पर ये चीज याद रखनी है। बट ये हाइपोथेसिस क्या हो गई, गलत प्रूफ। क्यों, क्योंकि कुछ ऐसे एंजाइम थे जो
कभी तो सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करते थे और कभी रिएक्शन नहीं करते थे। मतलब कभी किसी इन्वायरमेंट में कर लेते हैं रिएक्शन, कभी नहीं करते। पर अगर ताला और चाबी जो है वो कंसेप्ट लगाएं तो ताले के साथ चाबी हमेशा अटैच होनी चाहिए, पर यहां नहीं हो पा रही थी, तो इसीलिए ये थ्योरी क्या होगी, डिसअप्रूव। दूसरी थ्योरी थी कॉशलैंड की इंड्यूस फिट थ्योरी, जिसमें बोला गया एंजाइम फ्लेक्सिबल है। एंजाइम क्या है, फ्लेक्सिबल, एंड इट इज नॉट रिजिड। एंजाइम रिजिड नहीं है, फ्लेक्सिबल है। मतलब यहां पर इसने बोला कि एंजाइम बेसिकली एक ग्लव्स की तरह है और सबस्ट्रेट हमारा हैंड है। ग्लव्स जो है वो हैंड के साइज के अकॉर्डिंगली अपने आप को फिट करने की ट्राई करता है और वहां पर अपना काम करता है। तो बेसिकली एंजाइम की कोई भी शेप हो सकती है, जैसे यहां पर आप शेप देख पा रहे हो वेरिएबल। जैसी सबस्ट्रेट आया, सबस्ट्रेट आने की वजह से इसने अपनी शेप को चेंज किया अकॉर्डिंग टू सबस्ट्रेट। और ये जो चीज है दो चीजों के कारण होती है, एक होती है कैटालिटिक साइड, एक होती है बट्रेसिंग साइड। दो साइड होती है इन दी एक्टिव पॉकेट, इन दी एक्टिव साइड। एक होती है कैटालिटिक और दूसरी है बट्रेसिंग। क्या है ये कैटालिटिक और बट्रेसिंग साइड? बच्चे कैटालिटिक साइड होती है जहां जिसका काम है बॉन्ड तोड़वाना और सबस्ट्रेट का रिएक्शन करवाना। बॉन्ड तोड़वाना और नए बॉन्ड बनवाना, ये दोनों किसका काम है, कैटालिटिक साइड का, जिसका कैटालिटिक काम है। और दूसरी है बट्रेसिंग साइड, ऐसी साइड्स जो प्रोटीन की जो बेसिकली अपने आप को एडजस्ट करती हैं कि सबस्ट्रेट जो है अच्छे से बाइंड कर जाए, अपनी शेप को तोड़ती मोड़ती हैं जिससे क्या हो सबस्ट्रेट अच्छे से बाइंड हो जाए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, बट्रेसिंग साइड। क्या बोल रहे हैं, बट्रेसिंग साइड। ये बात क्लियर है? अगर अब बच्चे हम बात करें नॉमेनक्लेचर एंड क्लासिफिकेशन की, तो इसमें क्या याद रखना है, नॉमेनक्लेचर में सफिक्स आता है एज, जैसे यूरिएज, माल्टेज, ठीक है। ये एज वर्ड का मतलब होता है एंजाइम, ठीक है, कैटालेज, परऑक्सीडेज, राइट। तो ये सारे एज का क्या मतलब है कि ये एंजाइम की बात कर रहे हैं, कोई रिएक्शन करवा रहे हैं। दूसरा सोर्स बेस हो सकता है, जैसे पेपिन जो है वो एंजाइम मिला था पपाया से, तो पपाया का नाम था पेपिन, इसलिए पेपिन एंजाइम का नाम पड़ गया। तीसरा रिएक्शन बेस हो सकता है, रिएक्शन का नाम यानी कि सबस्ट्रेट का नाम पायरुवेट, उसकी कौन सी रिएक्शन है, डिहाइड्रेशन है तो डिहाइड्रोजिनेज। एज का मतलब है रिएक्शन, डिहाइड्रोजिनेशन रिएक्शन थी तो डिहाइड्रोजिनेज। बात क्लियर है इस तरह से। पर ये जो है रैंडम है, नॉन ऑर्गेनाइज्ड मेथड्स हैं, इसीलिए इनको ऑर्गेनाइज करने के लिए IUBMB, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ बायोटेक्नोलॉजी एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इस बायोकेमिस्ट्री एंड मॉलिक्यूलर बायोलॉजी, इस यूनियन ने 4 डिजिट का एक एंजाइम कोड डिजाइन किया कि हम क्लास, सब क्लास, सब क्लास और एंजाइम 4 लेटर्स में, जैसे 1.3.2.4 इस तरह का कोई कोड बनाएंगे। इस कोड में पहला लेटर होगा क्लास का, दूसरा लेटर जैसे 3 है वो होगा सब क्लास का, तीसरा लेटर सब क्लास का, और चौथा लेटर एंजाइम का स्पेसिफिक नंबर, ठीक है। तो इससे क्या होगा, एक स्पेसिफिक सिस्टम बन जाएगा। और टोटल क्लास बना दी 6, OTHLIL, इसको बोला गया ओट हलील। क्या बोला गया, ओट हलील। ये नोमेनक्लेचर को याद करने का सिंपल सा तरीका है। एंजाइम के अंदर क्लासेस कितनी है, 6 क्लासेस में अगर बोला है चौथी क्लास कौन सी है तो ओट हलील से पढ़ो, OTHLIL, एल पहला आया तो लाइएस, ठीक है, ऐसे बोला गया। तीसरी क्लास कौन सी है, OTH, H क्या है, हाइड्रोलेस, ठीक है। क्लासेस किस बेस पे है, पहली क्लास है ऑक्सीडो रिडक्टेज, जिसके अंदर हाइड्रोजन और ऑक्सीजन इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो, यानी एक ऑक्सीडाइज हो कंपाउंड, एक डी ऑक्सीडाइज यानी रिड्यूस हो कंपाउंड। जैसे AH2+B है तो A क्या हुआ, ऑक्सीडाइज, BH2 क्या हुआ, रिड्यूस। तो इस टाइप के रिएक्शन को क्या बोलते हैं, ऑक्सीडो रिडक्टेज। एग्जाम्पल आ जाता है डिहाइड्रोजिनेज ऑक्सीडेज, ठीक है। दूसरा है ट्रांसफिरेज। ट्रांसफिरेज में क्या होता है, फंक्शनल ग्रुप्स एक्सचेंज हो सकते हैं, अपने आप को एक्सचेंज करना। जैसे A के साथ X है और दूसरी तरफ B था, B ने X को अडेप्ट किया और A ने X को छोड़ दिया, तो ये यहां पर क्या हो गया, ट्रांसफर ऑफ फंक्शनल ग्रुप। ये है ट्रांसफिरेज, जैसे काइनेज और ट्रांसएमिनेज में। तीसरा है हाइड्रोलेज। हाइड्रोलेज में होता है हाइड्रोलिसिस ऑफ वाटर, वाटर के हेल्प से किसी कंपाउंड को ब्रेक करना। जैसे A और X जुड़े हुए थे, वाटर के आने की वजह से क्या हुआ, A ने H लिया, X ने OH लिया, वाटर की हेल्प से ब्रेक हो गया A और X। जैसे अमाइलेज, लाइपेज, प्रोटीएज, ये सारे क्या हैं, हाइड्रोलेज। उसी तरह से आ जाता है लाइएज। लाइएज का काम है क्लीवेज विदाउट वाटर, A B को A और B में तोड़ना पर पानी का यूज ना करना, ये है लाइएज। आइसोमेरेज का काम होता है मॉलिक्यूलर अरेंजमेंट चेंज करना, जैसे ग्लूकोज को फ्रक्टोज में बना रहे हो
तो वो क्या है, आइसोमेरेज एंजाइम का काम होगा कि C6H12O6 फॉर्मूला रहेगा, पर उस फॉर्मूला के अंदर अब दो कंपाउंड है। पहला कंपाउंड जो है हमारा वो ग्लूकोज है और दूसरा कंपाउंड हमारा क्या है, फ्रक्टोज। तो ये कंपाउंड के मॉलिक्यूलर फॉर्मूला को, मॉलिक्यूलर रीअरेंजमेंट को करता है। आइसोमेरेज और एपिमेरेज इसके एग्जाम्पल हैं। लास्ट है लाइगेज। लाइगेज का काम होता है दो कंपाउंड्स को जोड़ना, जैसे रुबिस्को, जैसे पेप कार्बोक्सिलेज। ये क्या करता है, दो एंजाइम्स को जोड़ने का काम करता है। ठीक है, अब एग्जाम्पल ऑफ रिएक्शन देखो पर क्लास। ये सारे एग्जाम्पल्स हैं, ये आप पढ़ सकते हो। इनको याद करना जो है ऑप्शनल है, ये ऑप्शनल आती हैं, कोई करना चाहे तो कर ले, पर ये सारी एग्जाम्पल्स हैं कि कौन सी रिएक्शन की, 6 क्लास की 6 एग्जाम्पल्स। ठीक है, इसके बाद हमारा टॉपिक आता है फैक्टर अफेक्टिंग एंजाइम एक्टिविटी। ये सबसे इंपॉर्टेंट टॉपिक है इस पूरे चैप्टर का, जो आपको बिल्कुल आना चाहिए, जिसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। क्या ये बात क्लियर है? ये वाला टॉपिक आपको बहुत इंपॉर्टेंट है। पहले तो समझो एंजाइम एक्टिविटी को फैक्टर इफेक्ट करने से पहले कि एंजाइम एक्टिविटी होती क्या है। बच्चे, एंजाइम एक्टिविटी सिंपली क्या है, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। अगर सबस्ट्रेट ने, मान लो एक एंजाइम ने 10 मॉलिक्यूल प्रोडक्ट बनाए पर सेकंड, तो ये इसका क्या है, एंजाइम एक्टिविटी। आगे मान लो 2 मिनट के बाद हमने दोबारा रिएक्शन देखा तो उसने 12 बनाने शुरू कर दिए, तो वेलोसिटी चेंज होगी, 12 हो गई। तो जो एंजाइम की रिएक्शन एक्टिविटी होती है उसके अंदर हम उसको मेजर कैसे करते हैं कि कितना प्रोडक्ट बना दिया कितने टाइम में। और ये रिलेटिव होता है, हो सकता है पहले सेकंड, पहले कुछ टाइम के लिए ये थोड़ी ज़्यादा हो, थोड़ी देर बाद ये कम हो, थोड़ी देर बाद ये फिर बढ़ जाए। तो ये चेंज हो सकती है डिपेंडिंग अपॉन वेरियस फैक्टर्स। वो फैक्टर्स हैं जैसे टेम्परेचर, पीएच और कंसंट्रेशन। तीनों के एस्पेक्ट में समझेंगे। सबसे पहले समझते हैं टेम्परेचर। ठीक है, क्या कहते हैं टेम्परेचर? टेम्परेचर के साथ अगर हम वेलोसिटी को कंपेयर करें तो टेम्परेचर जो हमने चेक करना है वो आएगा हमारा एक्स पे, और जो हमारा कांस्टेंट है जिसको चेक कर रहे हैं वो आएगा हमारा वाई एक्सिस पे। ये याद रखना है। अब यहाँ पर बच्चे ध्यान से देखो होगा क्या। मान लो एंजाइम और सबस्ट्रेट हमने डाले 3 अलग अलग जो हैं बीकर्स में। एक में हमने मिल्क के साथ लैक्टोबैसिलस डाला, दूसरे में भी सेम, तीसरे में भी सेम, पर तीनों को टेम्परेचर अलग अलग दिया, लो टेम्परेचर, ल्यूकवार्म और बॉइलिंग। तीनों में हमने जब रिजल्ट देखा तो एक में कर्ड बना, बाकी 2 में कर्ड नहीं बना या धीरे बना। तो ऐसा क्यों हुआ? अब इसको ध्यान से समझना कैसे। जब हमारा एंजाइम और सबस्ट्रेट बहुत लो टेम्परेचर पर है तो एंजाइम इनएक्टिव है, एंजाइम और सबस्ट्रेट के बीच में कोलिजन ही नहीं हो रही। तो कोलिजन ना होने के कारण रिएक्शन स्लो है या रिएक्शन कम हो रही है। जैसे जैसे टेम्परेचर इंक्रीज हुआ, इंक्रीज होने के कारण कोलिजन भी क्या हुए, इंक्रीज। एक पॉइंट आएगा जहां पर ऑप्टिमम टेम्परेचर पर मैक्सिमम रिएक्टिविटी, मैक्सिमम रेट ऑफ रिएक्शन अचीव होगा। ठीक है, ये हुआ। इसको हमने क्या बोला, ऑप्टिमम टेम्परेचर ऑफ द एंजाइम फॉर द रिएक्शन। ठीक है, इसके बाद आप देख पा रहे हो दोबारा से रिएक्शन जो है उसमें एंजाइम के साथ सबस्ट्रेट का रिएक्शन कम हुआ। ऐसा क्यों? क्योंकि जैसे ही टेम्परेचर को और इंक्रीज किया गया, प्रोटीन क्या कर गया, डी नेचर। और डी नेचर प्रोटीन जो है वो काम का होता ही नहीं है, वो फंक्शनल नहीं रहा, वो खराब हो गया। यही चीज मिल्क के साथ लैक्टोबैसिलस ने की। जब लैक्टोबैसिलस लो टेम्परेचर पे था तो इनएक्टिव था, तो मिल्क को कर्ड में कन्वर्ट नहीं किया। जब वो लूकवार्म पे आया तो एक्टिव था, तो उसने मिल्क को कन्वर्ट किया। जब वो बॉइलिंग टेम्परेचर पे गया तो लैक्टोबैसिलस ही मर गया, टेम्परेचर ही खत्म। टेम्परेचर पे क्या हुआ, हमारा जो बैक्टीरिया वही खत्म हो गया, तो मिल्क कन्वर्ट होगा कैसे? ठीक है, तो यहां पर ये चीज समझ में आई। अब इसमें एक इंटरेस्टिंग चीज क्या दिखेगी कि एक लॉ बना जिसको बोला गया Q10 रूल। Q10 क्या कहता है? ये कहता है जब भी टेम्परेचर को आप 10 डिग्री सेल्सियस से चेंज करते हो, या तो एंजाइम का रिएक्शन डबल हो जाता है या उसकी एक्टिविटी हाफ हो जाती है। जैसे अगर आप 1 से 2 जा रहे हो तो 10 डिग्री चेंज हुआ, 10 डिग्री सेल्सियस चेंज के अंदर इसका रिएक्शन क्या हुआ, डबल। दोबारा क्या हुआ, डबल। बट अगर आप आगे गए तो आगे क्या हो गया, हाफ। राइट। सिमिलरली अगर आप 4 से 3 जा रहे हो तो रिएक्शन क्या हो रही है, डबल। 3 से 2 आ रहे हो तो यहां भी क्या हो रही है, हाफ। 2 से 1 आ रहे हो तो यहां भी क्या हो रही है, हाफ। राइट, ये बात देख पा रहे हो? तो ये जो आप देख पा रहे हो चेंज इन दी टेम्परेचर एंड दी फंक्शन, ये रिलेटेबल है। 10 डिग्री सेल्सियस चेंज से रिएक्शन का जो रेट है वो डबल या हाफ हो सकता है। यूजुअली हम क्या देखते हैं, जनरली एंजाइम्स का टेम्परेचर जो है ऑप्टिमल कितना होता है, 40 to 45 डिग्री सेल्सियस। पर टैक पॉलीमरेज एग्जांपल है जहां पर हम क्या देखेंगे कि ये जो टेम्परेचर है वो 72 डिग्री सेल्सियस क्या है,
ऑप्टिमम, और ये हमारे काम आता है इन दी बायोटेक। ठीक है, कहाँ आता है, कैसे आता है, हम समझेंगे पीसीआर रिएक्शन के अंदर। ठीक है, पहला फैक्टर समझ में आ गया। दूसरा है पीएच। पीएच के साथ भी सेम है। प्रोटीन क्या होता है, या तो एसिडिक या बेसिक पीएच पे, पीएच के साथ चेंज करता है अपनी नेचर, आपने पढ़ा हुआ है। पीएच के साथ अगर अमीनो एसिड अपनी नेचर चेंज कर रहे हैं, कैटालिटिक साइड की नेचर चेंज कर रहे हैं, क्योंकि वो ज्विटर आयन होते हैं, तो वो अपनी नेचर पीएच के साथ चेंज करेंगे। अगर उसने नेचर चेंज की तो ऑप्टिमम पीएच पे तो वो सही काम करेगा, पर पीएच को बढ़ाने और कम करने में दोनों में रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। दोनों में रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, डिक्रीज। लेकिन ऑप्टिमम पीएच पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, हाई। ऑप्टिमम टेम्परेचर पे उसका रेट ऑफ रिएक्शन क्या रहेगा, हाई। ये बात क्लियर है, ये बात सभी को समझ में आई। सेम ही चीज है जैसे ऊपर हमने पढ़ा। मोस्ट एंजाइम की जो पीएच होती है वो 6 to 8 होती है, पर पेप्सिन जैसे कुछ एंजाइम है जिनकी पीएच 1 से 2 भी है, और एसिड फॉस्फेटेज की भी 4 to 5 है, एल्कलाइन फॉस्फेटेज की 10 to 11 है। तो ये डिपेंड करता है एंजाइम के ऊपर कि एंजाइम कहाँ पर एक्टिव है, पर जनरली 6 से 8 पीएच में ये एक्टिव रहते हैं। जनरली ज़्यादातर एंजाइम 7.4 विच इज बायोलॉजिकल पीएच ऑफ द बॉडी, इस पीएच पे क्या रहते हैं, एक्टिव, जो हमने ऑलरेडी पहले स्टडी की हुई है। ठीक है, अब अगर हम बच्चे बात करें, आ जाता है कंसंट्रेशन। कंसंट्रेशन किस चीज़ की हो सकती है, एक रिएक्शन में 3 ही चीज़ें होती हैं, एक होता है सबस्ट्रेट, एक होता है एंजाइम, एक होता है प्रोडक्ट, और तीनों चीज़ों की क्या हो सकती है, कंसंट्रेशन। अगर एंजाइम की कंसंट्रेशन की बात करें तो जितना ज़्यादा एंजाइम डालोगे रेट ऑफ रिएक्शन उतना बढ़ेगा, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है, इसीलिए इसका ग्राफ क्या बना, स्ट्रेट लाइन। ठीक है, स्ट्रेट राइजिंग लाइन। दूसरी तरफ प्रोडक्ट जितना ज़्यादा बनता जाएगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना स्लो होता जाएगा। क्यों, क्योंकि एंजाइम को सबस्ट्रेट से बाइंड करना है, पर एंजाइम को अगर प्रोडक्ट भी बीच में मिलेगा तो ये डिस्टर्बेंस क्रिएट करेगा, और जितना ज़्यादा प्रोडक्ट बनेगा रेट ऑफ रिएक्शन उतना कम होता हुआ नजर आएगा। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। तो ये क्या है, इनवर्सली प्रोपोर्शनल। ये बात आई होप क्लियर होगी। तीसरा है सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन। सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन के साथ हमें ग्राफ कुछ अलग ही देखने को मिल जाता है, इस ग्राफ को हम समझेंगे। तो ध्यान से समझना इस चीज को। अगर हम सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन की बात करें तो सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन का ग्राफ हमें देखने को मिल जाता है हाइपरबोला। हाइपरबोला शेप का ग्राफ देखने को मिल जाता है। ठीक है, और इस ग्राफ में हम क्या देखेंगे, 2 एक्सिस हैं, ये है एक्स, ये है वाई। ठीक है, ये है 0, एक्स एक्सिस पे आएगा सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन, और दूसरे पे आएगा एंजाइम एक्टिविटी। अब इसमें एक चीज समझना, स्टार्टिंग में बिकर के अंदर एंजाइम बहुत सारा घूम रहा है, रेड कलर का डॉट है एंजाइम, और सबस्ट्रेट का डॉट है ग्रीन कलर का। सबस्ट्रेट बहुत कम है, ठीक है, बहुत कम सबस्ट्रेट है। जब ये बहुत कम सबस्ट्रेट यहाँ पर प्रेजेंट है तो रिएक्शन जो है वो करना आसान है, इसीलिए स्टार्टिंग में जो ये रिएक्शन है वो बहुत फास्ट हो रही है, बहुत फास्ट हो रही है, फर्स्ट फेज। थोड़ी देर बाद एंजाइम जो है और जो सबस्ट्रेट है वो लगभग बराबरी के पास पहुंच चुके हैं, तो रेट ऑफ रिएक्शन थोड़ा सा कम हो जाएगा। क्यों, क्योंकि अब एंजाइम को थोड़ा ढूंढना मुश्किल है, तो रेट ऑफ रिएक्शन क्या हुआ, थोड़ा सा कम। दिस वाज दी फर्स्ट कंडीशन, दिस इज दी सेकंड कंडीशन। अब थर्ड में क्या होगा, यही रिएक्शन में अगर हम और सबस्ट्रेट ऐड कर दें, और सबस्ट्रेट ऐड कर दें तो क्या होगा, सबस्ट्रेट इतना ज़्यादा हो जाएगा कि एंजाइम जो है कुछ ही सबस्ट्रेट को मैक्सिममली बाइंड कर पाएगा और कुछ सबस्ट्रेट फालतू पड़ा रहेगा। तो यानी रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। रिएक्शन का रेट क्या हो जाएगा, कांस्टेंट। तो हमें यहां पर 3 फेज देखने को मिले इस तरह से। राइट, यहां पर जो रिएक्शन का रेट मैक्सिमम आया, जो रिएक्शन का रेट मैक्सिमम आया इसको हमने बोला वी मैक्स। ठीक है, पर वी मैक्स मेजर करने के लिए बहुत सारी सबस्ट्रेट डालनी पड़ रही है, तो हमने क्या बोला कि हम मैथमेटिकली कैलकुलेट करेंगे हाफ वी मैक्स। जो भी वी मैक्स की वैल्यू उसका आधा कैलकुलेट करेंगे, और जो आधा वैल्यू जिस सबस्ट्रेट की कंसंट्रेशन पर आ गई उस कंसंट्रेशन को बोलेंगे के एम। क्या बोलेंगे, के एम। सो व्हाट इज के एम, पहले तो वी मैक्स समझो, वी मैक्स क्या है, इट इज द मैक्सिमम
enzyme activity of enzymes with the substrate, किसी भी सबस्ट्रेट के साथ जो उसकी मैक्सिमम एक्टिविटी है तो उसको हमने क्या बोला, Vmax। Km क्या है, Km है अमाउंट ऑफ substrate used to achieve half Vmax। Vmax का हाफ अचीव करने के लिए जो अमाउंट ऑफ सबस्ट्रेट यूज हुई उसको हमने क्या बोला, Km। ठीक है, अब Km ढूंढने की क्या जरूरत है, क्या इसका अप्रोच है, क्या सिग्निफिकेंस है। तो सिग्निफिकेंस अगर हम इसकी जाने तो सिग्निफिकेंस में समझना जो Km होती है, इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर प्रोवाइडिंग अस एफिनिटी ऑफ एंजाइम फॉर सबस्ट्रेट। एफिनिटी का मतलब होता है प्रेम, मेल मिलाप। तो एंजाइम कितना सबस्ट्रेट को पसंद कर रहा है ये कौन बताएगा, Km। कौन बताएगा, Km। और जो Km होता है ये इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है एफिनिटी के, मतलब Km की वैल्यू जितनी ज़्यादा एफिनिटी उतनी कम, Km की वैल्यू जितनी ज़्यादा एफिनिटी उतनी कम। ऐसा क्यों बच्चे, मान लो एंजाइम के साथ एक सबस्ट्रेट 3 किलोग्राम यूज़ करने पर Km अचीव कर रहा है, यानी हाफ Vmax अचीव कर रहा है। हाफ Vmax अचीव करने के लिए Km क्या है, 3 किलोग्राम, मतलब 3 किलोग्राम सबस्ट्रेट डालोगे तो हाफ जो है Vmax आएगा, यानी एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ उतना ही बाइंड कर पाएगा। ये है सबस्ट्रेट 1। पर अगर हम एक ही एंजाइम को दूसरे सबस्ट्रेट के साथ भी रिएक्ट करें, सिमिलर टाइप का सबस्ट्रेट जो उससे रिएक्शन कर सकता है, हमने क्या देखा कि यहां पर सिर्फ 1.5 kg जो है यूज हो रहा है टू अचीव हाफ Vmax। तो यानी Km की वैल्यू क्या हुई, 1.5 kg। अब खुद सोचकर बताओ काम कितना किया दोनों केसेस में, हाफ Vmax। पर हाफ Vmax करने के लिए एक सबस्ट्रेट मांगा जा रहा है 3 किलोग्राम और दूसरा मांगा जा रहा है 1.5, तो क्या अच्छा हुआ, 1.5 वाला, कम सामान दिया पर काम ज़्यादा करवा लिया। दूसरे एग्जाम्पल से समझो, मान लो आपको अपने घर से जाना है मार्केट और आपके पास कोई व्हीकल नहीं है। आपके घर के बाहर 2 ई रिक्शे वाले रुके। पहला ई रिक्शे वाला बोल रहा है जी 50 रुपये लूंगा, मार्केट छोड़ कर आऊँगा। दूसरा बोल रहा है 20 लूंगा तो मार्केट छोड़ आऊँगा। जाना तो मार्केट ही है, काम तो सेम ही है, पर एक ने 20 में वो काम करना है, एक में 50 में वो काम करना है। तो कौन सा अच्छा है, 20 वाला या 50 वाला? ऑब्वियस ही बात है 20 वाला अच्छा है ना। सेम ही Km के साथ है, जितना कम Km उतना ज़्यादा एंजाइम रिएक्शन जो है सबस्ट्रेट के साथ करेगा, जितना ज़्यादा Km उतना ही मुश्किल से एंजाइम जो है सबस्ट्रेट के साथ रिएक्शन करेगा। ये बात क्लियर है, आई होप सभी को क्लियर होगी। तो यहां पर ये चीज़ देखना आप रिएक्शन ग्राफ में भी कि ABC, C पे क्या आई, सैचुरेशन, C पे क्या आ गई, सैचुरेशन। Vmax क्या है, मैक्सिमम वेलोसिटी ऑफ रिएक्शन। Km क्या है, मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट। पहले तो Km का मतलब समझो, M का मतलब है मिकेलिस मेंटन कांस्टेंट, जहां से ये आया है। और ये क्या होता है, कंसंट्रेशन ऑफ सबस्ट्रेट एट हाफ Vmax। ठीक है, सिग्निफिकेंस अब ऑलरेडी पढ़ चुके हैं। Km इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू एफिनिटी, लोअर Km हायर एफिनिटी। एग्जाम्पल भी दिया हुआ था 0.5 मोल और 0.9, इन दोनों में से जो एंजाइम 1 है वो क्या होगा, ज़्यादा एफिनिटी वाला होगा, एंजाइम 2 क्या होगा, कम एफिनिटी वाला। वही चीज़ हमने भी यहाँ पर पढ़ के समझ के देखी एग्जाम्पल में। आई होप सभी को क्लियर है। इन सब के बाद आते हैं फैक्टर्स के बाद इनहिबिशन पे। ठीक है, आई होप इससे पहले वाली सारी चीज़ें क्लियर हैं। कोई डाउट होगा तो आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं केमिस्ट्री A to Z के ऊपर भी, बायोलॉजी विद साहिल के ऊपर भी। कॉन्टैक्ट नंबर मैं अपना भी बता देता हूँ, 9517722050, राइट। इसके ऊपर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं, व्हाट्सएप ही कीजिएगा सिर्फ। ठीक है, व्हाट्सएप ओनली। जो भी डाउट होगा आई विल ट्राई टू क्लियर इट एज सुन एज पॉसिबल। ठीक है, अब इनहिबिशन सोचो। इनहिबिशन के अंदर बच्चे 2 टाइप की इनहिबिशन होती है, एक होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरी होती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। एक होती है कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन और दूसरी होती है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन। अब ध्यान से समझना, कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन जो होती है ये इनहिबिटर कंपीट करते हैं फॉर द कैटालिटिक साइट। इनहिबिटर कंपीट करते हैं फॉर द कैटालिटिक साइट, जैसे पाबा, सल्फा ड्रग। पाबा और सल्फा ड्रग, पाबा और सल्फा ड्रग का लगभग कंपोनेंट सिमिलर है, इसीलिए हम क्या देखेंगे कि ये दोनों एक दूसरे से कंपीट कर सकते हैं। एंजाइम के साथ अगर आया पाबा तो भी रिएक्शन वो करने की ट्राई करेगा,
और अगर आई सल्फा ड्रग तब भी रिएक्शन करने की ट्राई करेगा। पर एंजाइम रिएक्ट कर किसके साथ सकता है? सिर्फ PABA के साथ, पाबा के साथ, बट इट कैन नॉट रिएक्ट विद दी सल्फा ड्रग। तो इसीलिए सल्फा ड्रग क्या हुआ? इनहिबिटर। अगर एंजाइम को पाबा मिला तो रिएक्शन होगी, बट अगर मिली सल्फा ड्रग तो रिएक्शन नहीं होगी, राइट। अगर 10 एंजाइम है, 10 पाबा है और हमने मान लो 4 सल्फा ड्रग भी डाल दिए तो क्या होगा? 10 में से हो सकता है 4 जो हमारे एंजाइम है वो खराब हो जाएं और 6 ही एंजाइम जो है वो पाबा के साथ रिएक्ट कर पाए, पॉसिबिलिटी है। तो मतलब हमारा एंजाइम खराब होता है इसमें। तो इसके अंदर हमारी रेट ऑफ रिएक्शन जो है वो थोड़ी कम हो जाती है, ठीक है। रेट ऑफ रिएक्शन जो है थोड़ी कम हो जाती है। पर इसको हम अचीव कैसे कर सकते हैं ज़्यादा? अगर हम अपने सबस्ट्रेट को ज़्यादा बढ़ा दें, तो सबस्ट्रेट ज़्यादा बढ़ाने से रेट ऑफ रिएक्शन अगेन बढ़ जाएगा। क्यों? कंपटीशन नहीं हो पाएगा। पहले 10 मॉलिक्यूल जो है पाबा के हैं, 4 सल्फा के हैं, तो सल्फा ने भी कुछ एंजाइम जो है खराब कर दिए। पर जैसे ही हमने पाबा की जो कंसंट्रेशन है वो 10 से 100 कर दी, तो क्या 100 पाबा के अंदर हमारे 4 सल्फा ड्रग्स मिल पाएंगे? नहीं, कंपीट ही नहीं हो रहा। तो कॉम्पीट करते हैं एक ही साइड के लिए, इसीलिए कॉम्पिटिटिव इनहिबिटर। और कंपटीशन खत्म करने का तरीका क्या है कि इस रिएक्शन में सबस्ट्रेट की अमाउंट बढ़ा दो। तो इसमें Vmax क्या रहेगा? सेम। बीच में डिस्टर्बेंस हो गई थी, दोबारा कंटिन्यू करते हैं यहां से। तो बच्चे जो यहां पर Km है वो तो इंक्रीज हो जाएगा, क्योंकि ऑब्वियस सी बात है जो हमारा सबस्ट्रेट है उसने क्या कर दिया, सबस्ट्रेट की जो हमारा इनहिबिटर उसने क्या कर दिया, सबस्ट्रेट की एफिनिटी को कम कर दिया। अब सबस्ट्रेट ज़्यादा चाहिए ना हमें रिएक्शन के लिए, तो Km क्या हो गया? इंक्रीज। पर जब हमने सबस्ट्रेट बढ़ाया तो Vmax अचीव कर पा रहे हैं, रिएक्शन तो दोबारा हम जो है फिजिबल करवा पा रहे हैं, तो Vmax क्या रहा? सेम। दूसरा होता है नॉन कॉम्पिटिटर। नॉन कॉम्पिटिटर में क्या होगा? नॉन कॉम्पिटिटर में जो इनहिबिटर है वो इनहिबिटरी या रेगुलेटरी साइट के साथ कोई भी कॉम्पिटिशन नहीं करता। तो इसमें क्या होता है, ध्यान से देखना। अब यहाँ पर एक पेज ऐड करके आपको बताता हूँ, ठीक है। मैकेनिकली क्या डिफरेंस आएगा, ध्यान से देखना। तो बेसिकली देखो, एक तरफ था कॉम्पिटिटर। कॉम्पिटिटर में क्या था? ये मान लो हमारा एंजाइम है, ये मान लो हमारा सबस्ट्रेट है, और ये मान लो हमारा इनहिबिटर है। तो ये दोनों एक ही जगह के लिए क्या कर रहे थे? कंपीट। क्या कर रहे थे? कंपीट। हमने ये कंपटीशन को ख़त्म कैसे किया? बाय इंक्रीजिंग सबस्ट्रेट कंसंट्रेशन, जिसकी वजह से Vmax क्या हुआ? सेम रहा। लेकिन अब सबस्ट्रेट ज़्यादा डालना पड़ रहा है, तो यानी हमारी एफिनिटी क्या हो गई है? डिक्रीज। Km क्या हो गया? डिक्रीज। ये बात क्लियर है। दूसरी तरफ अगर हम नॉन कॉम्पिटिटिव देखें, तो नॉन कॉम्पिटिटिव में क्या होता है? ये एंजाइम है। अब ध्यान से देखो, थोड़ा डिफरेंस आ रहा है। अब एंजाइम के अंदर 2 साइड बन जाती हैं इसमें। एक होती है इनहिबिटरी साइड और दूसरी होती है एक्टिव साइड। तो यहां पर ध्यान से देखो, एक्टिव साइड के साथ कौन बाइंड करेगा? सबस्ट्रेट। और इनहिबिटरी या जिसको रेगुलेटरी साइड बोल देते हैं, इससे कौन बाइंड करेगा? इनहिबिटर। तो यहां कंपटीशन, कोई भी कंपीट नहीं कर रहा, ठीक है। जहां कंपीट नहीं कर रहा ना, वहां एक खास बात क्या होती है? अगर मान लो हमारे पास 10 एंजाइम है, 10 सबस्ट्रेट है और 3 इनहिबिटर है, तो इसमें क्या होगा? 10 एंजाइम में से अगर 3 इनहिबिटर बाइंड कर गया, 3 इनहिबिटर एंजाइम के साथ बाइंड कर गया, कंप्लेक्स बना लिया, इनहिबिटर और एंजाइम के 3 कंप्लेक्स बन गए, तो ये तीनों खराब ही हो जाएंगे। क्यों? क्योंकि इनहिबिटर जब भी बाइंड करेगा तो एंजाइम के अंदर होगा क्या? ये एंजाइम था हमारा, राइट। इसके अंदर अगर मान लो इनहिबिटर आके बैठ गया, तो इनहिबिटर ने बैठते ही एंजाइम की यहां पर शेप बिगाड़ देनी है, और ये ऐसे बिगाड़ देनी है कि इसके साथ कोई भी सबस्ट्रेट आकर बाइंड ना कर पाए, ठीक है। तो इसमें क्या होगा? पहले मान लो 10 एंजाइम काम कर रहे हैं तो 100% काम हो रहा था। जब 3 इनहिबिटर बाइंड कर गए तो 10 में से सिर्फ कितने बचे?
7 एंजाइम, तो काम भी कितना होगा 70%, राइट। पर अगर हम एफिशिएंसी देखें तो पहले 10 एंजाइम 100% काम कर रहे थे, यानी एक एंजाइम 10% काम कर रहा था। बाद में 7 एंजाइम 70% काम कर रहे हैं, यानी यहां पर भी एक एंजाइम 10% काम कर रहे हैं। तो एफिनिटी को कोई इफेक्ट आया नहीं। तो इस केस में Km क्या रहेगा, सेम। Km क्या रहेगा, सेम। पर अगर हम बच्चे बात करें Vmax क्या रहेगा, कम। क्यों, क्योंकि जितना एंजाइम बाइंड करता जाएगा, जितना एंजाइम बाइंड करता जाएगा उतना ज्यादा हमारा एंजाइम खराब होता जाएगा, और जो एंजाइम खराब हो गया उसका Vmax खत्म हो जाएगा। बात क्लियर है। तो इस केस में क्या होता है, ध्यान से देखो, Vmax जो है वो लो होता है, पर Km जो है वो सेम रहता है। Km क्यों सेम रह रहा है, ये ग्राफ हमारा यहां गलत बना हुआ है। Km जो है वो हमारा यहां पे ही रहेगा, ठीक है। जो Vmax है वो चेंज हो जाएगा, ये हाफ Vmax इसका आएगा, क्योंकि इसका Vmax भी ऊपर आ रहा है। बात क्लियर है। तो ये इस तरह से होगा, बना के दिखा देता हूं एक बारी। ठीक है, अब ध्यान से देखना, ये है एंजाइम एक्टिविटी रेट विच इज ऑन वाई एक्सिस। एक्स एक्सिस पे क्या है हमारे पास, सबस्ट्रेट कंसेंट्रेशन। जब हमारा एंजाइम सिंपली काम कर रहा है विदाउट इनहिबिटर, तो इस तरह का ग्राफ आ रहा है, विदाउट इनहिबिटर। अब इसके अंदर ध्यान से देखो, ये क्या है हमारा Vmax, ये क्या हुआ इसका हाफ Vmax, राइट। और हाफ Vmax के ऊपर क्या हुआ हमारा Km। जैसे ही हमने इस पे इनहिबिटर डाला, इनहिबिटर डालते ही हमारा रेट कैसे हो जाएगा रिएक्शन का, कुछ इस तरह से। अब Vmax देखो, Vmax नया वाला कहां पे है, दिस वन, और ये क्या है विद इनहिबिटर। तो देख पा रहे हो ग्राफ कैसे चेंज हुआ। और यहां पर अगर आप देखोगे तो हाफ Vmax भी चेंज हो जाएगा, लेकिन हाफ Vmax के साथ जो Km आएगा वो Km क्या रहेगा, सेम। Km क्या रहेगा, सेम। तो ये है नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन, और नॉन कॉम्पिटिटिव इनहिबिशन में सिंपल रूल याद रखना है, Km क्या रहा, सेम। Vmax क्या हुआ, डिक्रीज। क्यों हुआ ये भी हमने समझा एंजाइम की एक्टिविटी से। ये वाला कंसेप्ट याद रखना है, जो यहां पर ये वाला कंसेप्ट बताया हुआ है पूरा, ठीक है। ये आपके लिए इंपॉर्टेंट है। क्लियर, आई होप। अगर ये नहीं समझ में आया तो दोबारा वीडियो को रिप्ले कर करके ये दोबारा देखो। फिर भी कोई डाउट है तो कॉन्टैक्ट नंबर मैं ऊपर ऑलरेडी शेयर करके आया हूँ, इस कॉन्टैक्ट के ऊपर आप मुझसे डाउट ले सकते हैं। ये बात क्लियर है, ये बात क्लियर है। अच्छा, ये वाला हो गया। तो आगे देखो बच्चे, लास्ट जो हमारे पास चीज़ आती है वो आती है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। लास्ट चीज़ आती है एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर। क्या होता है ये ऐसे एंजाइम हैं जिनके पास एक रेगुलेटरी या मॉड्यूलेटरी साइट है, और अगर इस रेगुलेटर के साथ कोई ऐसा ऑब्जेक्ट जुड़ा जो रिएक्शन को प्रमोट करे, तो उसको बोलेंगे प्रमोटर, जिससे रिएक्शन क्या होगी, फास्ट। और अगर इस रेगुलेटर के साथ कोई ऐसी चीज जुड़ी जो रिएक्शन को इनहिबिट कर रही है, तो उससे क्या होगी, रिएक्शन स्लो। तो ऐसे एंजाइम जो प्रमोट भी हो सकते हैं, जो अगर हम बात करें इनहिबिट भी हो सकते हैं, उनको हम बोलते हैं एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर एंजाइम। और इनमें रिलैक्स स्टेट अचीव होती है जब प्रमोटर जुड़ता है, और टेंस स्टेट अचीव होती है जब इनके साथ इनहिबिटर जुड़ता है। और इसकी खास बात क्या है, दैट एलोस्टेरिक मॉड्यूलेटर डज नॉट हैव Km। क्यों, क्योंकि ये मिकेलिस मेंटन की जो इक्वेशंस हैं उनको फॉलो ही नहीं करते। ये बात क्लियर है। तो ये पॉजिटिव मॉड्यूलेशन वाला आई होप क्लियर होगा। इतना ही आपको याद रखना है, इसके एग्जांपल भी हैं। एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन में एक चीज होती है जिसको बोलते हैं फीडबैक मैकेनिज्म, फीडबैक इनहिबिशन। इसमें क्या होता है, जो हमारा रिएक्शन है, जैसे थ्रियोनिन से आइसोल्यूसिन बनाना, दोनों हमारे अमीनो एसिड हैं, थ्रियोनिन से आइसोल्यूसिन बनाना एक चेन रिएक्शन है। थ्रियोनिन से कोई ए प्रोडक्ट बनेगा, ए से बी, बी से सी, ऐसे चलते हुए लास्ट में क्या बनेगा, आइसोल्यूसिन। थ्रियोनिन ने जब आइसोल्यूसिन बनाने के लिए रिएक्शन स्टार्ट की, तो पहला एंजाइम यूज हुआ थ्रियोनिन डिहाइड्रोजिनेज या डिहाइड्रेटेज, ठीक है।
जैसे ही आइसोल्यूसिन बना, आइसोल्यूसिन आएगा और थ्रियोनिन डिहाइड्रेटेज को इनहिबिट कर देगा, डिहाइड्रोजिनेज को इनहिबिट कर देगा। और ये इनहिबिशन जो है ये क्यों हो रही है? ड्यू टू एंड प्रोडक्ट, ड्यू टू एंड प्रोडक्ट। जब एंड प्रोडक्ट फर्स्ट स्टेप को इनहिबिट करे तब हम उसको बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। क्या बोलते हैं? फीडबैक इनहिबिशन। की मतलब प्रोडक्ट बन चुका है, अब तुम्हारी रिएक्शन की जरूरत नहीं है, तो अब तुम रिएक्शन करना बंद करो। इस टाइप के इनहिबिशन को बोलते हैं फीडबैक इनहिबिशन। ठीक है, जैसे ही हमारा प्रोडक्ट खत्म हो जाएगा दोबारा से एंजाइम जो है इनहिबिटर के बिना हो जाएगा और इनहिबिटर के बिना एंजाइम दोबारा से काम करना स्टार्ट करेगा। प्रोडक्ट बना, एंजाइम रुक गया, प्रोडक्ट खत्म हुआ, एंजाइम शुरू हो गया। तो ये हमारे एलोस्टेरिक मॉड्यूलेशन के एंजाइम्स हैं विच आर वेरी मच इंपॉर्टेंट फॉर बेसिक बायोलॉजी अंडरस्टैंडिंग। ये बात क्लियर है? ज़्यादा इसके अंदर डीप में मत जाओ, बाकी जो हमने रिएक्शंस पढ़ी, जो बाकी हमने सिलेबस पढ़ा, वो आपके लिए ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। आई होप सभी को ये लेक्चर क्लियर है। व्हाट्सएप पे ज़रूर आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं फॉर योर डाउट्स, फॉर योर क्वेरीज, फॉर योर मोर लेक्चर्स फॉर द फुल कोर्स। ठीक है, थैंक यू।